अब स्टार्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की हीट की मेजरमेंट, हीट की माप क्या कहलाती है? टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? टी से। तो यही आपकी डेफिनेशन भी थी, और इसको हमेशा हम एसआई यूनिट में जो लिखते हैं वो कहाँ में लिखते हैं? केल्विन में। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसके अंदर इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, और आपके पास 300 जो भी आएगा वो केल्विन में होगा। याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप लोगों को 273 ऐड करना होगा। क्लियर? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखो, जब हम लोग मेजर करते हैं कि कोई चीज़, आप अगर मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ कोई भी सामान लेते हैं, तो क्या होता है कि भाई मुझे ये चाहिए 15 kg, 15 kg और 250 ग्राम, यानी 15.25 kg। ओके, ये आपको चाहिए होता है। तो जो शॉपकीपर होता है वो उसको वेन करता है, उसको तोलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम रहती है कि ये चीज़ तो फिक्स रहती है, ये चीज़ बदलती रहती है। जैसे 24 हो गई, 24/9 हो गई, या 52 हो गई। देखा होगा ना आपने, जो वेन बॉक्स होता है उसके अंदर ये डिजिट चेंज होती रहती है। तो ये बड़ी गड़बड़ करता है। ये होती है अनसर्टेन डिजिट, और ये सर्टेन, इसकी वजह से ही मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यही अनसर्टेनिटी पैदा करता है, चीज़ को फिक्स नहीं होने देता। तो कभी आपके पास सामान ज़्यादा चला जाता है, कभी कम आ जाता है। तो इसी की वजह से पैदा होती है क्या? अनसर्टेनिटी। काहे में? मेजरमेंट में। तो इसको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, यानी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसके अंदर आएगी, जिसका मैं आपको बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्योंकि वो चीज़ आप लोग जानते हैं। फिलहाल अनसर्टेनिटी जो पैदा करता है वो ये डिजिट पैदा करती है, जो कि बदलती रहती है, वेरिएबल होती रहती है, और इसी की वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। मेजरमेंट में आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता। साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं? जैसे आपके पास है 2.5217 पिकोमीटर। तो क्या होता है, इसको एक तो राउंड, मतलब इसको राउंड ऑफ कर लिए 25, बस इतना। ठीक है, और पिकोमीटर को 10⁻⁻12 मीटर। ये ये ऐसा यूनिट होती है, और ये आपको क्या कहते हैं, पूरा इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, और आपके पास आंसर निकल कर आता है। ये साइंटिफिक नोटेशन में अनसर्टेनिटी जिनसे पैदा होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है, और ज़्यादातर जो मतलब यूनिट्स यूज़ की जाती है वो ऐसा यूनिट होती हैं। तो पिकोमीटर नहीं चलेगा, नैनोमीटर नहीं चलेगा, चलेगा तो क्या? मीटर। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो, ये आप सब लोग जानते हैं कि भाई 2.53 की मल्टीप्लाई 0.17 से होनी है, आप सब जानते हैं। डिवाइडेशन, 2.53 को डिवाइड करना है 1.7 से, तो ये भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम है। इसी तरीके से एडिशन है, 2.491 और 1.673। अब इनको ऐड करना है, तो ऑफ कोर्स ये भी आपको पता होगा कि पॉइंट से राइट साइड वाले पॉइंट से राइट साइड में ही ऐड होते हैं, और लेफ़्ट वाले लेफ़्ट ऐड होते हैं, है ना? ये आप लोग जानते हैं कि 4 हो जाएगा, 9 7 6 हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ये मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक तो बेसिक ही होना चाहिए, इसलिए चैप्टर में थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन भी आ चुका है मैथमेटिक्स का। सब्सट्रैक्शन में आप लोग बस क्या करोगे, यहाँ माइनस करना है। इसके भी रूल आप जानते हैं कि पॉइंट से राइट साइड वाले पॉइंट से राइट साइड वालों से ही माइनस होते हैं। ठीक है, ये तो ये बेसिक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली होता क्या है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक, और एक क्या होता है? इनऑर्गेनिक। तो एक और पार्ट है फिज़िकल, उसमें चीज़ यूज़ होती है ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो 6th क्लास का ही पोर्शन यहाँ पर उठाकर आपको समझाया गया है कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि ये बातें आपको मालूम है। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए इतनी बेसिक्स चीज़ें डाली हुई हैं। क्लियर? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? आपका मैं कुछ रूल लिखा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं।
देखो सिग्निफिकेंट क्या होती है, ये अभी आपको मैंने लिख कर दिखाया था, जैसे 15.256 ये था ना, इसमें जो ये नंबर होती है ये वाली, ये तो होती है सर्टेन फिक्स, और ये कौन सी होती है, अनसर्टेन। इन सभी को सम करने के बाद आपके हाथ पल्ले जो भी पड़ता है उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सम है। सिग्निफिकेंट फिगर्स सम है किस चीज़ का, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का। तो टोटल मेरे पास कितनी आ रही हैं, 5। क्लियर। तो इसका आंसर है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, आप लोगों में बोल रहा हूँ वो आप लोग लिखते चले जाना। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं वो सब की सब सिग्निफिकेंट ही होती हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे 1.121, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4 हो जाती हैं। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर आपका ज़ीरो स्टार्टिंग में आ जाता है 0.002, तो ये काउंट नहीं होंगी आपके सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ ये वाली होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट बाद में ज़ीरो के बाद आ जाता है, ऐसे मतलब किसी नंबर के बाद आ जाता है, तब ये काउंट होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगी, यहाँ कितनी थी, 1 थी। ये आपका थर्ड पॉइंट हो चुका। क्लियर हो गया। और अगर आपके ज़ीरो बीच में आ जाता है 2 0 0 5 4 0 6, तो बीच में आने पर भी ये काउंट होंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर कोई पावर आ जाती है 2 × 10⁵, तो इनको भूल जाते हैं और आपके सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही निकल कर आती हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे। क्लियर। बस ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने थे मेरे साथ साथ। अब आपके पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी आपको जो मैंने करके दिखाया था ना कि पॉइंट के बाद, यानी अनसर्टेन नंबर को अनसर्टेन में ऐड करते हैं और सर्टेन नंबर को सर्टेन में ऐड करते हैं। अगर अनसर्टेन नंबर में ऐड होने के बाद कोई चीज़ बच जाती है वो सर्टेन में ऐड हो जाती है। 15.744 और ये है 17.899। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ सर्टेन नंबर निकल कर इधर ऐड हो जाएगी। वो 5 से कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। 6 और 7 काउंट होंगे, वो खैर आप लोग जानते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल जब आपको मालूम हो गए, तो इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर पीछे बताया था। ये वही चीज़ चल रही है। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही होगा, डिवीज़न भी ऐसे ही होगा कि वही 1.27 की मल्टीप्लाई 2.07 के साथ हो रही है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। जो तरीका आपने 5th और 6th क्लास के अंदर पढ़ा था, वही इसका मतलब अप्लाई करना है। बस यह है कि लास्ट में जो भी आंसर आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने के लिए वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। ठीक है। डायमेंशनल, इसमें डायमेंशंस में क्या, डायमेंशन मतलब एक तरीके से यूनिट ही होती है। ये डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी चीज़ का यूनिट कन्वर्जन कहलाता है। यूनिट कन्वर्जन होता है एक्चुअली, जैसे आपके पास है कि अ पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय इन लॉन्ग, व्हाट इज़ इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले पता होगा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसके बाद तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। अब मेरे पास प्रॉब्लम है, इंच कितने हैं, तो 3 इंच में क्या होगा, 2.54 × 3। ठीक है, आपके पास आएगा 7.62 सेंटीमीटर। बस सिर्फ इतना मालूम था। एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिट से जिसमें जा रहे हैं उसके कितने पार्ट आते हैं। जैसे मुझे 3 दर्जन को नंबर में बदलना है, तो पहले पता होना कि एक दर्जन में या एक डोजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। तो 3 डोजन में कितने होंगे, 3 दर्जन में कितने होंगे, 36। ठीक। तो पहले डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस डायमेंशन में किस डायमेंशन की कितनी वैल्यूज़ होती हैं। ओके, ये आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसी पॉइंट पर बेस्ड है। अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे इस बार लीटर को बदलना है, कहे मैं मीटर में, तो पहले मुझे मालूम तो है कि 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। मुझे कितने लीटर दिए गए हैं, 2 लीटर दिए गए हैं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आ चुका। सिर्फ ये छोटी छोटी सी बातें हैं। यूनिट कन्वर्जन आप करें, यानी एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाएं,
तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसके कन्वर्जन को जान लें, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। लो भैया, अब ये मुझे फिर डायमेंशन, अब मुझे फ़िलहाल दिन से जानते होंगे आप लोग 2 इंटू कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड। लो भैया, अब आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा, क्योंकि इसने मुझसे सेकंड पूछा था, मिनट नहीं। तो दिन को घंटे में बदला, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, अब जाकर इसका आंसर आ जाएगा। या ये वैसे आप चीज़ पहले पढ़ चुके, बेसिक चल रहा है तो बस बेसिक भी चलेगा, हर चीज़ का चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है तो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपको आने चाहिए, बाकी अभी केमिस्ट्री कंसेप्ट आते रहेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो बहुत चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को मेजर करने से पहले अपनी ही कैलकुलेशन कर कर बता दो कि इसका इतना अमाउंट इसके इतने अमाउंट से रिएक्शन करके इतने ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा। यानी रिएक्शन होने से पहले या आप लोग इन लॉज को जानने के बाद बता दोगे। या ऐसे भी होगा कि मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए 50 ग्राम, बताओ ये रिएक्टेंट कितना लूँ और ये रिएक्टेंट कितना लूँ। ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल होने से पहले ही कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं वो इन लॉज के थ्रू होती हैं। जिन बच्चों के लॉज आ जाते हैं वो केमिस्ट्री के रिएक्शन में रिएक्टेंट की अमाउंट, प्रोडक्ट की अमाउंट पहले ही पता लगा लेते हैं कि अगर आप इतना रिएक्टेंट लोगे तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो इतना रिएक्टेंट लेना होगा। बड़ा अच्छी चीज़ है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले जिसमें आ रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा अच्छा है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहते हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो भी मास फ़िलहाल दुनिया के अंदर है, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे है, वो फिक्स है। उसमें ना तो कोई चीज़ ऐड की जा सकती और ना ही कम की जा सकती। हाँ, कन्वर्जन चल रहा है। सबसे छोटा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। पेड़ पौधे हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रो किया, बकरी ने उनको खा लिया। पेड़ पौधों का सारा पोर्शन फ़िलहाल कहाँ में जा चुका? बकरी में। बकरी को भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए को शेर ने खा लिया। जब शेर की डेथ हुई तो उसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रोब्स हो गए, कीड़े पड़ गए। उन्होंने उसकी एनर्जी सब के सब इन्वायरमेंट में मिला दी। इन्वायरमेंट के अंदर हवा में ऐसी चेंजिंग हुई, वो फिर से लीव्स में, पौधों की पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में आ गया। ये कन्वर्जन चल रहा है, एक साइकिल है। बस ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी बनी है पेड़ पौधे और ये आगे बनते रहेंगे। अरे जिस चीज़ से पेड़ पौधे बनी हुई हैं वो चीज़ इन्वायरमेंट में कहाँ से आई? वो साइकिल के थ्रू घूम फिर कर आई। यानी अगर आपके पास कोई नंबर है 5 तो बस ये ऐसे कन्वर्ट हुआ, फिर ये ऐसे कन्वर्ट हुआ। कैसे? 1 + 1 + 1 + 2, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर ये साइकिल से फिर वहीं आ चुका। इस अर्थ पे जितना मास है, अगर हम कहें कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो मास भी तो बढ़ता जा रहा होगा। अरे भैया, वो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो प्लांट भी तो खा रही होगी, वो कुछ ना कुछ चीज़ तो खा रही होगी ना, तभी तो अपना मास बढ़ा रही है। तो यानी वो जो चीज़ खा रही है वो तो मास कम हो रहा है। और जब बॉडी के अंदर जा रहा है मास बढ़ रहा है, तो इधर कम हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। जब डेथ होगी वो मास फिर इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाएगा। यानी मास कंजर्व है, सेफ है, उसको ख़त्म नहीं किया गया, बदला गया। पहले कोई चीज़ लीव्स में थी, पत्तियों में थी, फिर वो बकरी में आ गई, फिर वो शेर में आ गई, वो फिर से इन्वायरमेंट में मिल गई। कन्वर्जन चल रहा है। जितना अर्थ पे मास पहले था उतना आज भी है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को कंजर्व किया गया है, न बढ़ाया गया न मिटाया गया, न बनाया गया न मिटाया गया। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन सुनिए। मास को हम ना तो बना सकते न मिटा सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कैन neither be created nor be destroyed, but it can be converted into another form. ओके, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? उसके बाद सेकंड लॉ है
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको मैं ये तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उससे पहले आएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो भाई ये फॉर्मूला है क्या, H2। क्लियर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करते करते ऑक्सीजन यहाँ लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर यहाँ क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है, 16। और हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम का 2 ही तो होगा। ठीक है, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या निकल कर आएगा, 1:8। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो निकल कर आता है वो है 1:8। अगर ये दोनों के दोनों इस रेशो में मिल रहे हैं तो पानी बनेगा। अगर ये रेशो गड़बड़ हो गया, 3:8 हो गया, 5:8 हो गया, पानी नहीं बनेगा। पानी को बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही होना चाहिए। और तो और ये बात ये भी नोट की गई कि पानी समंदर से लेके आओ, झील से लेके आओ, नदी से लेके आओ, तालाब से लेके आओ, बारिश का पानी लेकर आओ, सब में देखो क्या रेशो है, 1:8। क्योंकि ये जो रेशो है वाटर के अंदर, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम पानी को कहाँ से लेकर आए। ओशियन से लेकर आए थे 1:8, रिवर से लेकर आए, नदी से लेकर आए पानी, उसके अंदर भी 1:8। ये वाटर का जो वाटर के अंदर रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये फिक्स है 1:8। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप नदी से लाए हो तो चेंज हो जाएगा, समंदर से लेकर आए तो ये है, आंसुओं से लेकर आए तो ये है, ना 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 ना। पानी में ये रेशो फिक्स था, डेफिनेट ही रहेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? तो नाम पे जाना इसके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए प्रोपोर्शन जो होता है वो डेफिनेट होता है। जैसे पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होना चाहिए, 1:8। ये कम या ज़्यादा हो गया पानी नहीं बनने का। और ये रेशो जो आप लोग पानी में देख रहे हो ये फिक्स रहता है। ये कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कहाँ से आप पानी लाए, चाहे नदी से लो, तालाब से लो, समंदर से लो, कहीं से भी लो, ये रेशो फिक्स था, है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि नदी से लिया तो अलग रेशो था, पहाड़ से लिया तो अलग रेशो था, पानी के अंदर H2 होगा, नहीं, रेशो फिक्स रहता है। मैं इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप लोग लिख लेना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशो फिक्स रहता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों ने उस कंपाउंड को कहाँ से लिया, यानी किस सोर्स से उसको लिया है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। आप लोग लिख लीजिए, द रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इसको कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दें। N2 + O2, 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 ये बन गया NO, N2O, N2O3, N2O5, N2O5। ठीक है, ये देखो मैंने इसको लिया कितना, N2 और ये कितना लिया, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कर दो इसको, बैलेंस हो चुका। उसके बाद 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। ठीक है, और क्या यहाँ पर है ऑक्सीजन कितना, अच्छा यहाँ पर 2 कर दो उसको, ऑक्सीजन को 2 हो गया। यहाँ पर N कितना हो गया, 2, और यहाँ पर कितना हो गया, 4। इसको बैलेंस कर देते हैं। लो भाई ये भी बैलेंस हो चुका। मुझे जो कंपाउंड मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 2 3 4 5। और कमाल है, ये सब के सब कंपाउंड कहाँ से मिल रहे हैं मुझे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन।
ये अलग अलग क्यों बन रहे हैं? बनाने वाले तो एक ही हैं। इसकी वजह है कि ये इनका अलग अलग रेशो मिल रहा है, इनका अलग अलग रेशो मिल रहा है। देखो यहाँ रेशो कितना था, 1:1, ये 2 है, 2:1, ये कितना है, 2:3। ठीक, ये जो N2O2 हैं ये अलग अलग रेशो में रिएक्शन कर रहे हैं, इस वजह से कंपाउंड के नंबर अलग अलग मिल रही। यहाँ रेशो क्या है, 2:5, 2 इसका और 5 इसका। तो ये दो एलिमेंट बेचारे आपस में रिएक्शन कर रहे हैं अलग अलग रेशो में, इस वजह से अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। चलो बात समझ में आ गई। लेकिन इन बने हुए कंपाउंड में क्या ख़ास बात है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इनके अंदर आप लोग निकालिएगा रेशो, कितना रेशो है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है आप लोग जानते हैं, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन कितना 8 और ये कितना 16। जब कभी रेशो निकालते हैं तो इसको काउंट किया जाता है। अभी अभी आपको निकाल कर दिखाया था ना वाटर का मैंने। तो एक N2 का कितना होता है 14, कितने नाइट्रोजन हैं भैया 28। ठीक, कितना ये 80 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 28 और ये कितना हो गया, ठीक, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है 3। ले भैया ये भी हो चुका, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया, कमाल हो गया यार, 28, 28, 28, 28, ये तो फिक्स चलता हुआ आ रहा। ये चीज़ बदल गई, ये तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट अलग अलग रेशो में रिएक्शन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पर 5 कंपाउंड्स बन रहे हैं भाई। जब दो एलिमेंट अलग अलग रेशो में रिएक्शन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उन सारे कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का रेशो फिक्स रहता है और दूसरे एलिमेंट का बदल जाता है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाम पे जाना इसके, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी आपको मैंने बताया था H2O के बारे में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने बताया था कि वाटर को बनाने के लिए फिक्स है। अब देखो यहाँ मैं अगर रेशो बदल रहा हूँ तो अलग अलग कंपाउंड नहीं बन रहे हैं। इसी तरह वाटर का केस था, अगर मैं उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो बदल देता तो फिर वाटर ना बनता, कुछ और बनता। वाटर को बनाने के लिए वो चीज़ फिक्स है 1:8, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ मैं रेशो ही तो चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, लेकिन उन सारे कंपाउंड के अंदर मुझे एक एलिमेंट का रेशो क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोबारा बोल रहा हूँ, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं अलग अलग रेशो में तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं जिनमें एक एलिमेंट का रेशो फिक्स रहता है और दूसरे का चेंज हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोग इसको सोच रहे होंगे इसका कितना लिखा जाएगा 14, इसका कितना लिखा जाएगा 16, क्योंकि तो ये n ही है ना। रेशो जानने के लिए आप लोग इनको भी 2 से डिवाइड कर दो ना। इसको 2 से डिवाइड करोगे 14, 14, 14, 14, इसको 2 से डिवाइड करोगे 8, समझ गए, 24, 32, 40। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो 14 14 ही चलता रहेगा। रेशो निकालने के लिए हम जितना हो सके सिंपल वे में चले जाते हैं। तो अगर आप इसको 14 देख रहे हैं ना तो आप लोग इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो। आप फिर वही पॉइंट देखोगे 14 14 14 14 14। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख लीजिए, when two elements react with each other in different ratio to form 2 or more compounds, the ratio of one of the two element in the formed compound is found same while that of another element is changed। बदलता रहता है, ठीक है। ये सेम मिलेगा आपको, दूसरा क्या होगा, बदल जाएगा। ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कंप्लीट। उसके बाद आता है गेल-लीसोक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो कितना आसान है ये। H2 + Cl2 क्या बनता है 2HCl, ठीक है। ध्यान लगाना ये आपका फोर्थ लॉ है और आपको दिमाग में ऐसे ही बैठा दूंगा, बस थोड़ा सा सुनना है। H2 क्या है, गैस। Cl2 क्या है, गैस। HCl क्या है, गैस। मैं ये कहूँगा कि H2 के 1 मोल ने रिएक्शन की है HCl के 1 मोल से और बना है क्या 2 मोल। यार प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल भी 2 हैं। हाँ तो बात क्या है, ये तो होता ही है। अरे जब 2 आपस में अटैच हो रहे तो 2 ही तो बनेगा।
हाँ बात तो सही है, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट देता हूँ, ख़तरनाक देता हूँ, वहाँ आपका दिमाग घूम जाएगा। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बैलेंस कर लीजिएगा। कौन है तू? गैस। कौन है तू? गैस। क्या बना? लिक्विड। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो चुका। उधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। लेकिन अब टेंशन पैदा हो जाती है। कितना है? कितना है? समझ में आ रही बात? अरे सर ये तो 2 है, ये 1 है तो 3 हो गया, और ये कितना है? 2। ये 1 कितना हो गया? 2। और अरे यार यहाँ 2 से 2 बन रहा है, और यहाँ 3 से क्या बन रहा है? कमाल हो गई, ये कैसे हुआ? सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये चीज़ आपने जो पढ़ी है ये जब पॉसिबल है, यानी प्रोडक्ट की मोल और रिएक्टेंट के मोल तब इक्वल आएंगे जब आप लोग देख लें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम फेज़ में है, सेम स्टेट में है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तब जाकर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के इक्वल नज़र आएंगे। ठीक। और अगर आप लोग देखते हैं कि ये भी गैस, ये भी गैस, अरे सर ये तो लिक्विड बन गया, तो अरे बाबा स्टेट चेंज हो गई ना, इसी वजह से तो आपको ये चीज़ मिली। प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल सेम नहीं होंगे। मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, उसके बाद में इंग्लिश में डेफिनेशन देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, क्या होगा? प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल इक्वल होंगे अगर दोनों के दोनों सेम फेज़ में हैं। प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल डिफरेंट होंगे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों डिफरेंट फेज़ में हैं। सो अकॉर्डिंग टू गैलियोसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ reactant will be same if products and reactants are in same phase. The product of the moles of product and reactant will be different if both are found in different states, या if both have different states। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, आपका इजी लैंग्वेज में काम हो गया, ये आपका लॉ भी कंप्लीट हो चुका। एक भाई साहब हो रहे थे, देखो आपको बताता हूँ, H2 प्लस Cl2 क्या बनता है? 2HCl। गैलियोसॉक्स ने क्या कहा था? गैलियोसॉक्स ने बोला था, गैलियोसॉक ने बोला था कि भैया ये जो है ना, ये है, क्या है ये? मोल। और आपको ये बोलना है कि H2 का 1 मोल Cl2 के 1 मोल से रिएक्शन कर गया और क्या बना? 2 मोल HCl के। अच्छा ठीक है, मोल मोल ही कहेंगे सर हम। यहाँ आकर दिमाग ख़राब हो गया। एवोगैड्रो साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, इसको आप 2 मोल मत कहिए, तो फिर क्या बोलना है कि नहीं आप उसको ऐसे कहिए, वॉल्यूम। H2 के 1 वॉल्यूम ने रिएक्शन की Cl2 के 1 वॉल्यूम से। अच्छा तो फिर क्या कि HCl का 2 वॉल्यूम बना। अरे यार अभी तो तुम मोल बोल रहे थे, अब तुम वॉल्यूम कह रहे हो, बात क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फिर बाद में इनकी लड़ाई। गैलियोसॉक्स तो बोलता था कि मोल कहूँगा, एवोगैड्रो बोलता है कि वॉल्यूम कहूँगा। बाद में इनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए क्या कहा गया? ऐसा है भाई, लड़ो मत। ये देखो, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? वॉल्यूम के। जिसका जितना मोल, जिसका जितना वॉल्यूम उसका उतना मोल, जिसका जितना मोल उसका उतना वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों के? यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। एवोगैड्रो बोलता है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। जिस रिएक्टेंट का, जिस प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा मोल होगा उसकी उतनी ही वॉल्यूम होगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? फिनिश। ये आपका 5th लॉ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दुनिया में डेल्टन साइंटिस्ट ने बोला कि भाई वो मेरे अकॉर्डिंग, ये जो अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, जैसे ये क्या है, ये आयरन है, तो इस आयरन के पीस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिनको मैं क्या कहूँगा? एटम। किसका? Fe का। चलो इसको बड़ा करके देखते हैं। ये रहा, इसके ऊपर घूंसे, लाते, ईंट सब कुछ बरसाए, ये वो टूट नहीं सका। इस साइंटिस्ट ने बताया कि एटम
दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है, ये किसी चीज़ से नहीं बनी हुई है, आँखों से दिखाई नहीं देती और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो फ्री रहती है। ये बात इसने कही थी क्योंकि उस वक्त डाल्टन बड़ा फेमस साइंटिस्ट था। कई बार मुलाकात हुई मेरी, तो मैं इसको ऑटोग्राफ दे नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसकी थ्योरी मैं आज भी पढ़ाता हूँ। इस बात का एहसान मानता है कि सुहेल सर मेरी थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं अगर उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिए। तो इस साइंटिस्ट ने कहा था कि एटम दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता और ना ये किसी चीज़ से बनता, ना ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता। फिर कहानी आगे चली कि नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अब्बा आ चुके थे, पता कौन? थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। बताऊं क्या बताया था? आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एटम सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। हमें तो ये मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ। डाल्टन्स लॉ तो ख़त्म हो चुका, लिमिटेशन बता रहा हूँ, इसकी कमियाँ बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो इसने जो भाई ने कहा था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, बिल्कुल रॉन्ग। एटम से छोटे भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट गलत हो गया। फिर इसने कहा था कि ये किसी चीज़ से बना नहीं होता, रॉन्ग। ये बना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और दूसरा इसने कहा था रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। गलत, रिएक्शन में हिस्सा लेता है तभी तो एक Na का एटम Cl के एटम से मिलकर क्या बना रहा है? NaCl। तो बेचारे की इसकी एक ही बात रखी गई थी दुनिया में, और वो बात कौन सी थी? कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, बस। इससे आगे बात नहीं की गई, ये ख़त्म हो चुका। और बाकी जितने पॉइंट थे कि इंडिविजिबल है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और किसी चीज़ से नहीं बना हुआ, ये सब के सब रॉन्ग। बस इसकी एक ही पॉइंट को उन्होंने, साइंटिस्ट ने मेरे से पूछ कर रखा कि भाई अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बात उसने, उसी की बात रखी गई। उसके बाद जो उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो वापस ले लिया गया क्योंकि इसकी बातें गलत हो गई थी। मैंने मतलब जब साइंटिस्ट छीन रहे थे तो मैंने ही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया था कि लाओ इसको, साइंटिस्ट को जो नोबेल प्राइज़ है इनकी छीनने में मदद कर दूं, तो इससे नोबेल प्राइज़ वापस छीन लिया गया था बहुत अच्छा आदमी। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, भाई वाह। आप सबको मालूम है कि एटम मिलकर क्या बना? नहीं मालूम है तो आप सीख लीजिए। एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये रहा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा? H2। क्लियर हुआ क्या? ये एटम था, इसका एटॉमिक मास, ये एटम था, इसका एटॉमिक मास, और ये क्या है? ये मॉलिक्यूल बनाना। तो एक H2 में कितने H आ रहे हैं? 2। आप दोनों H के एटॉमिक मास को ऐड कर दो। 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 और दूसरे का 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। वो क्या होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर मास। याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे, तो एटॉमिक मास मिलकर मॉलिक्यूलर मास नहीं बनाने का। जिस किसी मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका मास निकालो, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर सभी एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर देना है, यही आपको करना है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं? जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई वो इसका एटॉमिक मास बता देते ज़रा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास बता देते CaCO3 का। जब कभी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप सबको दिमाग दौड़ाना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब के एटॉमिक मास देखो। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 20, और मास कितना होता है? 40। तो इसका कितना होगा? 40। इसका कितना होगा? 12। और इसका कितना होगा? 48। एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो 648 नहीं हो गया? ये कार्बन का, ये कैल्शियम का, उसके बाद लास्ट में ऐड कर दो, क्या निकल कर आ रहा है? 100। आया समझ में या नहीं? ये जो 100 है ये मॉलिक्यूलर मास है, और ये क्या है? ये एटॉमिक मास हैं। किन के? उन एटम्स के जिन्होंने बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट को। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ये रहा, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख लीजिए।
द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ नोन एज एटॉमिक मास। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। इसको कैसे लिखना है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, ये आपको भी बताया मैंने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा टाइम बच गया। एटॉमिक मास क्या बताया मैंने आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड कर देते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। अभी जो मैंने रफ किया ना, उसको वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देख लेना। एवरेज एटॉमिक मास, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? देखो आपके पास दुनिया में क्लोरीन है, ठीक है, 17 ये है 35 और ये है 36। ओके, इसकी परसेंटेज है कितनी दुनिया में? 60% दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट करता है 45 या 35। ओके, चलो 40 कर देते हैं। तो आप लोगों को जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा, आपको क्या करना है? इनकी परसेंटेज को इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंटेज और ये क्या है? एटॉमिक मास। ओके, और उसके बाद क्या ऐड करना है? सेकंड वाला। इसके अब क्या लिखना है? एटॉमिक मास, और मल्टीप्लाई किससे? वही जो इसकी परसेंटेज है, 40 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए देखो मैं आपको बता दूं, क्लोरीन दुनिया में दो फॉर्म में रहता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट है। इनको हम पता क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। और इनका जो एवरेज निकलता है वही बुक में मेंशन किया जाता है कि फ़िलहाल क्लोरीन ये है। ओके, तो आपको क्या करना है? चाहे 2 हों, 3 हों, कितने ही आइसोटॉप हों, सब के सब की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है उनके एटॉमिक मास से। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना है? उनको ऐड कर देना है। तो फिलहाल क्लोरीन का केस है, अगर ऑर्गन का आएगा या मतलब 2 से ज़्यादा का आएगा तब भी ये करना, मास परसेंटेज प्लस मास परसेंटेज, सब को एक साथ ऐड कर देते हैं। आपका क्या निकल जाता है? एवरेज एटॉमिक मास। जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको और इसका अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ दिमाग में रखनी है, परसेंटेज की मल्टीप्लाई मास से करनी है, फिनिश। और बाद में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको मैंने बताया है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे आपको यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का करके दिखाया था आपको, इसको वीडियो को पीछे ले जाना और देख लेना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम होता है एटॉमिक मासेस का। किसके एटॉमिक मास? जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, बस। फॉर्मूला मास क्या होता है? जो भी आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, एक तो होता है जैसे CH2OH या CH3OH, इसका फॉर्मूला मास जो बनेगा, जैसे 12 हो गया, इसका 3 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। इन सब को ऐड कर दीजिए, जो भी आपके पास निकल कर आएगा फॉर्मूला मास होगा। क्लियर? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। भाई वाह, देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके, जो मैंने आपको पढ़ाया है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है। C6H12O6। अब मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 16, 1, 1, 6, 12। ओके, अब आपको ये देखना है इसके अंदर कि इसमें ये चीज़ें कितनी हैं। कार्बन 6 हैं, मास कितना है? 12। तो 12 × 6, तेरा खेल ख़त्म हो चुका। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 12। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और मल्टीप्लाई कैसे कर दी? 12 से। प्लस उसके बाद क्या होगा? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ओके, नो प्रॉब्लम, 6 × 16। क्लियर? यानी एक एटम का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करना आपको उसके नंबर से। जैसे ऑक्सीजन का 16 था तो उसकी नंबर कितनी थी? यहाँ पर 6। उसके बाद लास्ट में ऐड कर देना। तेरा कितना आ रहा है भैया? ये कितना हो जाता है? 84। ये कितना है? 96। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 180। अब भाई मैं आपको बता दूं,
ये तो क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग बनिए कि कोई भी फॉर्मूला दे दे, उस फॉर्मूले का मोलर मास निकालने के लिए आपको सबके एटम का एटॉमिक मास पता होनी चाहिए, ये ऊपर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो चीज़ होती है इसकी डबल होती है एटॉमिक नंबर की, 12, 16, कुछ का नहीं होता, जैसे ये इसका डबल नहीं हो सका, तो जिनका डबल नहीं हो सका वो भी याद रखना है, जिनका डबल हो गया वो भी याद रखना है आप लोगों को। क्लियर हो गई बात आपको? मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वेट और मास, बताया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर बताया था वेट को हम W से शो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर कितना काम कर रहा है, और मास क्या बताया था मैंने आपको, M, है ना। वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास क्या बताया था, उसकी कंपोजिशन, कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप लोग अगर किसी भी चीज़ के वेट को उसके मास से डिवाइड कर दोगे तब निकल कर आएगा क्या, मोल। क्लियर। आपसे अगर मैं कह दूं कि 54 ग्राम मेरे पास वाटर है, आप इसके मोल बताइए, मोल को हम किस चीज़ से शो करते हैं, एन से, तो मुझे मोल बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप सबको मालूम है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, W/m। अब W क्या है, ग्राम में जो अमाउंट होती है 54, और m क्या रखोगे आप, उसका मास। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का एक होता है, दो का दो होगा, तो टोटल कितना हो गया 18। 18 यहाँ रख देना, इसको कैंसिल कर देना, कितना आ जाएगा 3, यानी आपके पास आ रहे हैं क्या 3 मोल्स। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी, किसी भी चीज़ के मोल निकालने के लिए आपको उसका वेट पता हो और मास पता हो, और आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 56 ग्राम H2 है, उसके अंदर मोल बताइए, तो इसका W यहाँ पर रख देना, मोल मास नीचे रख देना, कैंसिल कर देना। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि एक तो फॉर्मूले का मोलर मास, और दूसरा ये तो खैर क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, ये ग्राम आपको दिया जाएगा, क्योंकि मोल निकालने के लिए इसके बगैर काम चलेगा नहीं। क्लियर हुआ या नहीं?